नमस्कार, स्वागत है आपका। कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और इस शो में हम आज के बाजार की पूरी जानकारी आपको देंगे। तो मार्केट के दरमियान अगर आप बिजी रहे हैं अपने कामकाज में, आपने मार्केट को ट्रैक नहीं किया है, तो इस शो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। दिन भर बाजार किस तरह का रहा और क्लोजिंग में बाजार किन लेवल्स पर बंद हुआ, किन सेक्टर्स में रफ्तार नजर आई, किन सेक्टर पर दबाव देखने को मिला, ये सारा ब्यौरा आपको देंगे। और इसके आधार पर आप कल किन लेवल्स पर ध्यान दें, बाजार में क्या रणनीति अपनाएं, ये एक्सपर्ट के नजरिए से आपको बताएंगे। यही नहीं, एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। तो फटाफट अपने सवाल आप हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, तरीका बेहद आसान है, सिर्फ और सिर्फ YouTube। जी हां, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। YouTube पर आप हमें अपना सवाल भेजिए और हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, कल की तैयारी शो में जो भी सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब अब आपको अगले शो में जानने को मिलेगा। यानी बुधवार को जो सवाल पूछे गए, मंगलवार को जो सवाल पूछे गए, उनके जवाब अगले दिन, यानी कि जो कल आपने सवाल पूछे उसका जवाब एक्सपर्ट आपको आज के शो में देंगे। और YouTube पर जब भी आप सवाल पूछिए तो याद रखिए, अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, किस भाव पे आपने शेयर लिया हुआ है उसकी जानकारी दीजिए, और इसके साथ ही नज़रिया ज़रूर बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। बेसिक सवाल भी आप पूछ सकते हैं, उन सवालों के जवाब भी हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। चलिए मैं परिचय करा दूं, आज हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, स्नेहा पोद्दार और जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं बाजार का ब्यौरा लूं, तेजस, और रणनीति जानूं, उससे पहले ज़रा बाजार का एक चेक तो बनता है। तो निफ्टी देखिए, 77 अंकों की तेजी के साथ 24,600 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बाजार बंद होने तक एक अच्छी रिकवरी जो रही वो साफ तौर पर नजर आई। बैंक निफ्टी में भी कमोबेश 77 अंकों की ही तेजी देखने को मिली। 55,670 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप यानी ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप में लगभग आधे % से ज़्यादा की तेजी नजर आई। वहीं स्मॉल कैप में भी हमने देखा कि लगभग इसी तरह के ट्रेंड्स देखने को मिले, आधे % से ज़्यादा की रफ्तार देखने को मिली। चलिए अब बात करें अगर हम निफ्टी के गेनर्स की, तो इटर्नल, जी हां, यहां पर आप देखिए लगभग 3.5% की तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर बना इटर्नल। गेनर्स की लिस्ट में आप देखिए जियो फाइनेंस भी शामिल रहा, लगभग 2.25% की तेजी यहां देखने को मिली। भारतीय एयरटेल में लगभग 2% की, वहीं इंडसइंड बैंक, रिलायंस और बीएल में 1.25 से 1.5% तक की तेजी देखने को मिली। निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट अगर आपके सामने लेकर आ पाएं तो 2% की गिरावट के साथ बजाज फिनसर्व निफ्टी का टॉप लूजर, ट्रेंट में 1.5% की गिरावट, श्रीराम फाइनेंस में 1% की गिरावट देखने को मिली। वहीं आयशर, टीसीएस और एक्सिस बैंक में आधे से 1% तक की गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट ब्रिज जो हमने आपको दिखाया, 1508 शेयर ऐसे रहे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 1190 शेयर ऐसे रहे जिन पर आज दबाव देखने को मिला। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक अच्छी रिकवरी और हरे निशान में बाजार लग नहीं रहा था कि आज के बाजार में इस तरह के संकेतों के साथ बंद होंगे। अब यहां से आप इस तेजी को कितना टिकता हुआ देख रहे हैं? जाहिर सी बात है एमपीसी मिनट्स पर भी नजर रहेगी आने वाले दिनों में। उन सबसे पहले किस तरह से बाजार में रणनीति बनाएं, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जरा राय दीजिए। आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 हफ्तों से 24,450 से लेके 24,500 के करीबन एक अच्छा खासा स्ट्रांग बेस बना हुआ है, ये सपोर्ट है। और एट द सेम टाइम निफ्टी ऊपर में 25,000 से लेके 25,000 का जो 100 का जो लेवल है वो सरपास नहीं कर पा रहा है। तो 600 पॉइंट की रेंज में निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 3 हफ्तों से एक हमने ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट की रैली देखी थी पिछले 2 महीनों में, और उसके बाद पिछले 3 हफ्तों से निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा है मार्केट, लेकिन 24,450 का एक अहम सपोर्ट है। जब तक ब्रेक नहीं होता है मार्केट में कोई बड़ा पैनिक है नहीं। और बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक 1500 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। 54,400 से लेके 54,500 के करीबन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर में 56,101 मेजर रेजिस्टेंस जोन है जो बैंक निफ्टी सरपास नहीं कर पा रहा है।
अगर 56,000 से लेके 56,100 का लेवल सरपास होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, जो आज फ्राइडे को जो आरबीआई पॉलिसी है दैट विल गिव डायरेक्शन टू द मार्केट। अगर ये लेवल सरपास होगा 56,100 का, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में 1000 से लेके 1,500 पॉइंट की रैली आ सकती है। तो वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर द ब्रेकआउट टू टेक प्लेस। एक बार ब्रेकआउट होता है तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। यह है रणनीति तेजस जी की तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और अब आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। बहुत सारे सवाल यूट्यूब पर आए हुए हैं और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कई सारे स्टॉक आपके ऐसे होते हैं जो हमारे कवरेज में नहीं होते हैं, तो उन सवालों को हमें छोड़ना पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहला सवाल जो है वो अतुल वर्मा का है, सीतापुर उत्तर प्रदेश से। और इन्होंने पूछा है वेदांता पे। वेदांता में इनकी बाइंग है 480 की और फिलहाल नुकसान में है, 100 शेयर है। अब बताएं स्नेहा, वेदांता पे क्या राय बन रही है? 480 की बाइंग है। देखिए ओवरऑल मेटल स्पेस में तो थोड़ा प्रेशर है, स्पेशली टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद। बट अगर वेदांता की बात करें तो वेदांता का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, अक्रॉस मेटल स्पेस प्रेजेंट है। और वेदांता के जो नंबर्स है Q4 में वो नतीजे भी काफी कुछ ठीक ठाक आए थे और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी काफी डिसेंट दिया है। इनफैक्ट रोबस्ट कैपेसिटी एडिशंस की भी बात की और ग्रेजुअली वो हेल्प करेगा आपको न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऐड करने को। तो फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मैं कहूंगी कि आप वेदांता को होल्ड करें, बिकॉज डीलेवरेजिंग प्लान्स भी कंपनी की है FY26 में। सो फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इसमें टारगेट प्राइस हमारा 470 का है, बट शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेन देखने को मिल सकता है। ये है राय आपको नजर आती हुई। केडी हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने भारत फोर्ज में खरीदारी की हुई है। 1251 के भाव पे इनकी खरीदारी है। शॉर्ट टर्म का नजरिया भारत फोर्ज में जानना चाहते हैं। बताइए तेजस, शॉर्ट टर्म के लिहाज से भारत फोर्ज कैसा लगता है? देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक। 1235 1240 का एक अहम सपोर्ट है, जब तक ये होल्ड करता है बायस थोड़ा पॉजिटिव है। ऊपर में 1285 का एक माइनर हर्डल है, अगर ये सरपास होता है तो मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में। और स्टॉक करीबन 1325 से लेके 1350 तक भी जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 1235 और लक्ष्य रहेगा 1325 और 1350 का। तो 1325 1350 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट टर्म के लिहाज से होल्ड करने की सलाह। दिव्या का सवाल लेते हैं, डिक्सन टेक पर राय जानना चाहती हैं। 16,800 में इन्होंने खरीदारी की हुई है। पूछ रही हैं कि जिस तरह का दबाव इनकी खरीदारी के स्तर से नजर आया है, यहां से क्या राय बनती है? बताएं स्नेहा, डिक्सन टेक का 16,800 की इनकी खरीदारी है, 46,000 के नुकसान में। देखिए डिक्सन टेक में उसके जो Q4 के नतीजे या पूरे FY25 के नतीजे काफी रोबस्ट थे। जो हमने एक प्रेशर देखा था वो वैल्यूएशन कंसर्न्स को लेके था, वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड हो गए थे। तो एक अच्छी गिरावट के बाद ये एक अच्छा मौका है इस लेवल्स पे एक्यूमुलेट करके, बिकॉज जो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है काफी लॉन्ग टर्म थीम है। एंड इसे आप पोर्टफोलियो में 3 to 5 years के लिए होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत पोटेंशियल है एंड कंपनी 50% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ की बात करिए। सो पोटेंशियल काफी है, बीच में वैल्यूएशन स्ट्रेच होने के कारण आपने इसे प्रॉफिट बुकिंग देखी, बट अब इस लेवल्स पे एंट्री किया जा सकता है। इन लेवल्स पे एंट्री भी की जा सकती है, नजरिया पॉजिटिव नजर आता हुआ। एक हमारे दर्शक हैं फिरोज बुधवानी मुंबई से और इनका सवाल CDSL पे है। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इन्होंने जो सवाल पूछा है उसमें फिरोज साफ तौर पर जानना चाहते हैं कि CDSL में आखिर क्या करना चाहिए, एंट्री किस पर करें और कितना आगे जा सकता है, ये है इनका सवाल। बताइए क्या करना चाहिए।
देखिए सीडीएसएल का चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो काफी स्ट्रांग है। तकनीकी रूप से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन ये स्टॉक में एक ऑलरेडी हमने एक स्टीप रैली देखी है, तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है बाइंग करने के लिए। बट यहाँ से अगर करेक्शन आता है एक 50 से 75 रुपए का, तो अगर तो डेफिनेटली इसमें एंट्री करनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 1990 के करीबन वो रीटेस्ट कर सकता है। तो 1625 से लेके 1650 के बीच में एक आइडल लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए 1500 के स्टॉप लॉस के साथ, और लक्ष्य रहेगा 1990 का, एंड टाइम होराइजन विल बी 3 to 6 मंथ। तो 3 से 6 महीने का नजरिया रखिए। 1650 के आसपास जो है वो आपको खरीदारी की सलाह, उस डिप पर आपको एंट्री करने की सलाह मिल रही है। माखन साहू का सवाल लेते हैं। अडानी ग्रीन पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 938 के भाव पे 50 शेयर होल्ड किए हुए हैं, फिलहाल मुनाफे में है। स्नेहा, अडानी ग्रीन 938 की बाइंग से कैसा लग रहा है आपको? प्रशांत जी, अनफॉर्चुनेटली हमारा इस पे कोई व्यू नहीं है। तेजस, अडानी ग्रीन पे आप राय दे पाएंगे? देखिए तकनीकी रूप से स्टॉक थोड़ा साइडवेज है, कोई बड़ा ट्रेंड है नहीं, बायस थोड़ा माइल्डली पॉजिटिव है। अगर इनके पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 960 के स्टॉप लॉस से खड़े रह सकते हैं। रेजिस्टेंस जो बैठ रहा है वो करीबन 1035 से लेके 1040 के करीबन है। वो लेवल सरपास होगा तो ही फिर बाइंग मोमेंटम आएगा। तो मेरे हिसाब से अभी होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 960। आखिरी फटाक से सवाल ले लेते हैं। सलीम खान का सवाल है। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यवतमाल महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाना चाहते हैं, 2 लाख रुपए, क्वालिटी स्टॉक्स जानना चाहते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 स्टॉक में 1-1 लाख लगा सकते हैं। दोनों ही काफ़ी क्वालिटी स्टॉक्स हैं। कंसिस्टेंटली इन्होंने ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंट वे में नंबर्स डिलीवर किए हैं और आगे जाके भी इनके उम्मीद है कि इनके नंबर्स अच्छे रहेंगे बिकॉज़ बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अर्निंग्स पोटेंशियल इनमें दोनों ही अपने-अपने स्पेस में लीडर्स हैं। तो टेलविंड्स काफ़ी है, आप ये 2 स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक, इनमें 1-1 लाख आप ले सकते हैं और यहां पर बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। चलिए, इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे हम और फिलहाल बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो तेजस, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, आप आज वीआईपी पिक के तौर पर कौन से स्टॉक पर नजर रखे हुए हैं? तो आज का जो मेरा पहला वीआईपी पिक है वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये स्टॉक ने रिसेंटली अभी ब्रेकआउट दिया है 240 के ऊपर, और पिछले 4-5 दिन से स्टॉक है 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करिए हिंदुस्तान कॉपर में। इसमें एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 227 का। पहला लक्ष्य रहेगा 280 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 305 का, एंड टाइम होराइजन विल बी 2 to 3 मंथ्स। और दूसरा जो स्टॉक है वो है सीईएससी लिमिटेड, कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड। ये स्टॉक भी अगर देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था करीबन 177 के करीबन, और उसके बाद हमने एक मुनाफा वसूली देखी है स्टॉक में। बट आज के सत्र में देखेंगे तो स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके अच्छी खासी रिकवरी दी है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 158 का। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 180 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 191 का। तो ये है राय आपको मिलती हुई वीआईपी पिक के तौर पर। स्नेहा, आप अपनी पसंद बताएं। मेरी पहली पसंद है इंडियन बैंक। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फ्राइडे को ड्यू है जिसमें रेट कट एक्सपेक्टेड है। पीएसयू बैंक्स इससे बेनिफिट करेंगे और उसमें वन ऑफ द पिक हमारी इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक ग्रेजुअली अपने एसेट क्वालिटी को काफी इम्प्रूव की है लास्ट फ्यू इयर्स में, और आगे जाके भी मैनेजमेंट में जो गाइडेंस दिया है विद रिगार्ड
टू क्रेडिट ग्रोथ और अपने एसेट क्वालिटी रिलेटेड तो काफी रोबस्ट है। इनफैक्ट आरओई 17% एक्सपेक्ट कर रहे, तो इंडियन बैंक को देख सकते हैं 700 के टारगेट से। मेरी दूसरी पिक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये अपने स्टॉक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ओवरऑल जो इसकी मोबाइल और ईएमएस सेगमेंट है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और कंपनी कंटिन्यूसली न्यू पार्टनरशिप्स कर रही है अक्रॉस द सेगमेंट्स, जिससे कि उसके ओवरऑल वॉल्यूम और प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट मिले। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में भी हमने एक न्यूज देखा कि कंपनी एक चाइनीज प्लेयर के साथ डील करना चाह रही है मॉड्यूल सेगमेंट में एंटर करने के लिए। तो कंपनी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों इंटीग्रेशन कर रही है एंड इसमें अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज डिप में कंसिडर कर सकते हैं एंड इसमें टारगेट प्राइस है 2500 का। करेंगे स्नेहा इस अहम राय के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस, आपका भी समय देने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए इस शो में इतना ही, लेकिन यहाँ पर आपको हम एक विशेष जानकारी दे देते हैं। अदानी एयरपोर्ट्स को बड़ी उड़ान मिली है। कंपनी ने अपने अगले विकास चरण के लिए $750 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। ये पूंजी ग्लोबल बैंकों के एक कंसोर्टियम से जुटाई गई है, जिसमें लीड कर रहे हैं फर्स्ट अबू धाबी बैंक, बार्कलीज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे दिग्गज नाम। इस फंडिंग का इस्तेमाल दो बड़े मकसदों के लिए होगा। पहला, करीब $400 मिलियन की मौजूदा जो देनदारियों को रीफाइनेंस किया जाएगा और दूसरा 6 अहम हवाई अड्डों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में इस पूंजी का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा बाकी बची फंडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा नॉन एरोनॉटिकल सेगमेंट में ग्रोथ के लिए। इसके साथ ही नॉन एरो बिजनेसेस जैसे रिटेल, फूड एंड बेवरेजेस, ड्यूटी फ्री और एयरपोर्ट नेटवर्क में अन्य सेवाओं को बढ़ाने पर भी फोकस कंपनी करेगी। चलिए, ये तो थी एक अहम खबर और यहां पर हमारी मुहिम के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहन देना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। और हर महीने की 4 तारीख को इस पहल की शुरुआत होगी। आज भी शो देखना मत भूलिए। चलिए, इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। नमस्कार। स्टार्टअप से इकोनॉमी को रफ्तार, स्टार्टअप